Assalamu alaikum wa rahmatullah. First of all, I want to introduce myself. My name is Osama Ali, and I am a physics instructor. Now I am in front of you due to I want to deliver something to class 9th related to the physics. बेसिकली आज मैं जो लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ ये क्लास 9th के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की लेक्चर सीरीज़ होने वाली है। इसमें हम थोरोली ईच एंड एवरी टॉपिक जो है क्लास 9th का और क्लास 10th का भी कंसेक्यूटिव लेकर चलेंगे, लेकिन क्लास 10 का क्योंकि अभी मैं अपलोडिंग में है एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का एक जो है वो वीडियो सीरीज़ चल रही हैं ऑलरेडी, तो जैसे ही वो कंप्लीट होंगी उसके बाद क्लास 10 की भी साथ कंसेक्यूटिव स्टार्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह हम एक साल में ये एनुअल एग्ज़ाम से पहले इसको कंप्लीट भी करेंगे सिलेबस को। तो इसमें और बाकी जो यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज़ हैं क्लास 9th की उसमें क्या फ़र्क होने वाला है, तो इंशाल्लाह वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम टॉपिक्स को सिर्फ जो है वो ओवरथ्रो ही नहीं करेंगे बल्कि उसको कंसेप्चुअली बेसिस पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम आने वाला है, अब इनकी पॉलिसी के मुताबिक बोर्ड एग्ज़ाम में कंसेप्चुअल पेपर जो है वो भी शामिल होगा। तकरीबन 25% तक जो है वो कंसेप्चुअल पेपर आने वाला है। आपको 25 to 30% तक जो है ना वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मज़ीद इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम स्टार्ट करें और कुछ आपको बेहतरीन अंदाज में डिलीवर करने की कोशिश करें। सो माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एक दफ़ा दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक नाम से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये जो साइंस है ये क्या है, क्योंकि फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी ज़रूरी है कि ये फ़िज़िक्स की बुनियाद कैसे पड़ी, फिर हम आएंगे फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है और फिर आगे हम इसमें टॉपिक्स पढ़ते ही चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है और ये कहाँ से फ़िज़िक्स ईजाद हो गई और ये जो टॉपिक्स इसमें हमने पढ़ने हैं इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई इंसान को, आखिर क्या वजह थी कि ये हमें सब्जेक्ट जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है तस्वर किया जाता है। तो मैं क्यूरियस फेलोज़, सबसे पहले अभी मैंने जो वर्ड बोला क्यूरियस फेलोज़ का, तो ये जो वर्ड है ना क्यूरियस, इस वर्ड की वजह से आप ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। जो वर्ड क्यूरियस है ना माय डियर फेलोज़, ये क्यूरियस वर्ड बेसिकली इंसानी नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो क्यूरियस वर्ड है जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है तजस्सुस, ये क्यूरियोसिटी जो है ना इंसान में ये एक फितरती अमल है, एक नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचर है, ये ह्यूमन की नेचर है कि वो चीज़ों के बारे में क्यूरियस होता है। जैसे अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ और इसका प्रूफ दूँ कि आपने देखा होगा कि जो बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को पकड़ता है, उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है और उसको टच करता है। आप अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं, हम बच्चों को उन चीज़ों से दूर कर देते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि वो बच्चे के अंदर एक नेचुरल एलिमेंट है क्यूरियोसिटी का, तजस्सुस का, वो चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। क्यूरियस का मतलब क्या है, जानने की कोशिश करना, चीज़ों के बारे में जानना, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हम देखते हैं उनके बारे में जानना, समझने की कोशिश उनको करना, ये तजस्सुस क्यूरियोसिटी कहलाता है। ट्राई टू लर्न थिंग्स, ये चीज़ों को जानने की एक कोशिश होती है तजस्सुस, कि आपके इर्द गिर्द जो काम हो रहे हैं इसको जानने की कोशिश करना, ये एक फितरती अमल है। हर इंसान
दुनिया में जो मौजूद होता है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में जानने की कोशिश करता रहता है, और हम भी अक्सर व बेशतर न चाहते हुए भी ये काम करते हैं। जब हम रास्ते से जा रहे हों और हमारे सामने कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा हो जो नॉर्मल नहीं होता, कोई लोग इकट्ठे हुए हों या कोई भी ऐसा फिनोमिना हो रहा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा हो जो नॉर्मल नहीं है, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम वहाँ पे रुक जाते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है बेसिकली। तो ये क्यूरियोसिटी ही है जो इंसान के अंदर नेचुरल है, वो हर इंसान के अंदर होगी। ये ना तो किसी खित्ते में जो है वो कैद है इसकी, ना ये किसी एज से इसकी कैद है। ये ओवरऑल क्यूरियस इंसान पैदाइशी तौर पर होता है, और ये इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है क्यूरियोसिटी। तो ये क्यूरियोसिटी जो थी ना, इसने इंसान को मजबूर किया कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाले नेचुरल फिनोमिनास के बारे में स्टडी करे। तो ये क्यूरियोसिटी की वजह बनी, ये क्यूरियोसिटी किस चीज़ की वजह बनी? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनास या नेचर को स्टडी करने की जो वजह थी वो क्यूरियोसिटी थी, और इसी नेचर की स्टडी से हमारे पास आती है साइंस। जब ये क्यूरियोसिटी ने स्टडी ऑफ नेचर को जन्म दिया, यानी कि इंसान की क्यूरियोसिटी जो थी इसने उसको मजबूर किया कि चलो भाई ये नेचर के बारे में जानो कि नेचर जो है आपके इर्द गिर्द क्या है। ये काम जो दुनिया में हो रहे हैं, सूरज निकलता है, गरूब होता है, दिन बदलता है, रात बदलती है, हवाएं चल रही हैं, या पौधे कैसे उगते हैं, हम जो खाते हैं, हम कैसे चल फिर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग विच परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ विच वी सी विद आवर आइज, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं अपनी आँखों से, इनके बारे में जब जानना और इसकी कोशिश करना जानने की, तो बेसिकली तब साइंस वजूद में आती है। जब आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, इनके जानने की कोशिश करते हैं, तो इससे जो आपको चीज़ें समझ आती हैं वो बेसिकली साइंस होती है। इसी तरह से इंसान ने शुरू में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना। सबसे पहले इंसान ने जो है वो दुनिया में आने के बाद अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखा, उसको समझने की कोशिश की। फिर आहिस्ता आहिस्ता आग के बारे में उसको पता चला कि आग भी जलाई जा सकती है, पत्थर को रगड़ के आग जलानी शुरू की। फिर वो पक्के मकानों में रहना शुरू हुआ, उसको पता चला कि ये मकान जो है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने मज़ीद तरक्की की, और आज ये सारी चीज़ें आपके सामने जो है वो उसी तरक्की की एक एग्जाम्पल है, जो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आसाइशें, बहुत सारी सहूलतें और बहुत सारे साइंटिफिक फिनोमिनास को यूज़ करते हैं। तो अब थोड़ा सा इसके मीनिंग की तरफ आते हैं। साइंस क्या है? साइंस आपको समझ आ गई कि स्टडी ऑफ नेचर का नाम है। इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन अभी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो वर्ड है साइंस, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। ये बेसिकली एक ज़बान है, लैटिन लैंग्वेज, या उर्दू में इसको लातीनी ज़बान कहा जाता है। ये लैटिन लैंग्वेज जो है ना, लैटिन लैंग्वेज या लातीनी ज़बान जो है, ये साइंस बेसिकली उस ज़बान का लफ्ज़ था एक साइंटिया या साइंशिया भी इसको पढ़ा जाता है, बोथ आर द एक्सेप्टेबल। साइंटिया बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ लोग साइंशिया कहते हैं। तो दिस इज़ द वर्ड साइंशिया या सेंटिया, जो कि लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ था, और इसको जब इंग्लिश में चेंज किया गया तो ये बन गया साइंस। अब इस साइंस या साइंशिया का लफ्ज़ी मतलब क्या है? इसका लफ्ज़ी मतलब है इल्म, नॉलेज। ये बेसिकली साइंस जो लफ्ज़ था ये पहले नॉलेज के लिए यूज़ होता था। इसका लफ्ज़ी मतलब इल्म था। वो किसी भी किस्म का इल्म हो सकता है, वो आपके पास कोई भी इल्म होगा, आप उसको साइंस कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान के इल्म ने तरक्की की, जैसे जैसे इंसान के नॉलेज में इजाफा होता चला गया, इंसान के पास नॉलेज जो है बढ़ता चला गया, तो फिर मजबूरन उसको साइंस को मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा। सबसे पहले जो साइंस थी वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के अंडर आई, यानी कि इसमें साइंस को जो लैदा किया गया बाकी अलूम से, वो एक ही सब्जेक्ट बना, और वो था नेचुरल फ़िलोसफी। यानी कि साइंस का सबसे पहला जो सब्जेक्ट बना था स्टडी ऑफ नेचर का, उसको क्या कहते थे? नेचुरल फ़िलोसफी। तो माय क्यूरियस फेलोज़, नेचुरल फ़िलोसफी ये वो पहला सब्जेक्ट था
जिसके अंडर साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स आ जाते थे। फ़िलासफ़ी, ये बेसिकली ग्रीक पीपल जो थे, यूनानी लोग और लैटिन लोग, ग्रीक एंड लैटिन पीपल्स, ये बेसिकली ये दो कौमें थी। ये ग्रीक यानी कि यूनानी कौम, ये बहुत पुरानी और अपने दौर की एक बहुत ज़्यादा इल्मी कौम समझी जाती कि जो अपने इल्म की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे उस दौर में। और इन्हीं के बहुत सारे फिनोमिनाज और फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो आज हम तक है। जैसे ये अरस्तु वगैरह जो था वो ये यूनान के ही लोग थे बहुत सारे। इसमें जो हम फ़िलासफ़र्स आज जिनको हम पढ़ते हैं, आज तक उनकी हम फ़िलासफ़ीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली जो लोग थे, इन्होंने नेचुरल फ़िलासफ़ी में बहुत सारा काम किया। लेकिन फिर जब मज़ीद नॉलेज इजाफ़ा हुआ, नॉलेज मज़ीद बढ़ा, तो इंसान को इस नेचुरल फ़िलासफ़ी को मज़ीद दो ब्रांचेज़ में डिवाइड करना पड़ा। जब उसने दो ब्रांचेज़ में डिवाइड किया तो उसमें एक ब्रांच थी फ़िज़िकल साइंसेस की। ये नेचुरल फ़िलासफ़ी जब आगे मज़ीद दो ब्रांचेज़ में डिवाइड हुई तो एक थी फ़िज़िकल साइंसेस और दूसरी ब्रांच जो थी वो थी बायोलॉजिकल साइंसेस। तो ये दो ब्रांचेज़ में सबसे पहले नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिवाइड किया गया। अब माय क्यूरियस फेलोज़, इसमें जो फिज़िकल साइंसेस है वो क्या है और बायोलॉजिकल साइंसेस है वो क्या है, आइए उसको ज़रा मज़ीद डिटेल में स्टडी करते हैं। बेसिकली जो फिज़िकल साइंस है इसका मतलब है कि हमें चीज़ों के बारे में जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उनके बारे में स्टडी करना, लेकिन इसमें नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है। सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनकी स्टडी फिज़िकल साइंस के अंदर आती थी और बायोलॉजिकल साइंसेस की जो स्टडी थी वो लिविंग थिंग्स की होती थी। यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी स्टडी बायोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ते थे। बायोलॉजिकल साइंस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जानदार, इंसान, जानवर, परिंदे, चरिंद, कीड़े मकोड़े, या इसके अलावा ये जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल साइंस में। और फिज़िकल साइंस में नॉन लिविंग चीज़, हमारे इर्द गिर्द चाँद, सूरज, तारे, ज़मीन, मिट्टी, हवा, पानी, इन चीज़ों के बारे में जो कि बेजान चीज़ें हैं। ये बेसिकली बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस में डिफरेंस है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा साइंस का जो हमने पहले पढ़ा था ये भी आ सकता है इसमें, डिफाइन साइंस। तो ये आपके पास बोर्ड के हवाले से भी मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा कि कौन से क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं इंशाल्लाह। अब इसके बाद मैं क्यूरियस फेलोज़, जब इंसान का मज़ीद इल्म बढ़ा और 19वीं सदी आ गई, यहाँ पे मैं आपको एक मज़ीद जो है ना वो चीज़ बताता चलूँ कि 19th सेंचुरी का मतलब क्या है। 19th सेंचुरी का बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 19th सेंचुरी का मतलब है शायद 1900 से लेके 2000 तक। बहुत सारे लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि ये 1900 के टाइम से लेके 2000 के टाइम पीरियड के दरमियान वाले 100 साल को 19th सेंचुरी कहा जाता है, जो कि टोटल गलत बात है। 19th सेंचुरी का मतलब है 1800 से लेकर 1900 तक का टाइम, क्योंकि देखें 1800 का क्या मतलब है कि 1800 साल गुजर गए। ये बेसिकली जो टाइम है ये आफ्टर क्रिस्ट जो है तीसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद से ये टाइम जो है वो चल रहा है। ये जो ईसवी साल होते हैं इसमें 1800 का मतलब है 1800 साल गुजर गए, तो 1800 का मतलब है 18 सदियाँ गुजर गई। तो 18 सदियाँ गुजरने के बाद 19वीं सदी शुरू हुई और ये 1900 तक रहेगी। तो ये बेसिकली आपने याद रखना और इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पालनी। तो 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो नॉलेज जो था, नॉलेज और मज़ीद इन्हेंस होना शुरू हुआ। जब मज़ीद इन्हेंस हुआ, इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ना, जब नॉलेज मज़ीद बढ़ा तो एम्फिसाइज़ किया इंसान ने। एम्फिसाइज़ का मतलब होता है ज़ोर देना। मैं ये कुछ मीनिंग्स भी साथ साथ आपको बताता चलूँगा ताकि आपको सेल्फ राइटिंग में भी प्रॉब्लम ना हो।
एम्फिसाइज कहते हैं किसी चीज़ पे जोर देना। तो इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई और इस चीज़ ने जोर दिया कि अब साइंस को मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड किया जाए। तो जब ये ज़रूरत पेश आई तो उस वक्त साइंस को 5 मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया या डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दिया गया। डिसिप्लिन का वर्ड भी आपकी बुक में है, ये भी याद रखिएगा। डिसिप्लिन जो है ना, ये सिर्फ वो डिसिप्लिन नहीं है जो आपके स्कूल में होता है या आपके कॉलेज में या आपकी डेली लाइफ में कहा जाता है जी तुम बड़े डिसिप्लिन बंदे हो अगर आप सही होंगे, और अगर आप अच्छे तरीके से नहीं खाना पीना उठना बैठना जानते तो आपको कहेंगे जी आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो ये वो डिसिप्लिन नहीं है। ये डिसिप्लिन का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक स्कीम ऑफ स्टडीज़। एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ इसका मतलब होता है कि आपने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। ये बेसिकली स्कीम ऑफ स्टडी है कि आप क्या पढ़ोगे। तो इस तरह से 5 किस्म के डिसिप्लिन बनाए गए। साइंस को मज़ीद जो था वो 5 डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहले जियोग्राफ़ी, फिज़िक्स, और इसके अलावा जो था वो आपके पास मज़ीद केमिस्ट्री और इसके अलावा जो आपकी बुक ने 5 डिसिप्लिन्स एक्सप्लेन किए हैं उसमें एस्ट्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी ये दोनों आपके पास हैं। तो अब ये इनको भी मैं आपको बता देता हूँ। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, फिज़िक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो फिज़िक्स को तो हम इंशाल्लाह डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो उसको भी आपको पता होना चाहिए कि मेट्रोलॉजी क्या है और ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होती हैं। ये सारी फिज़िक्स साइंस की ब्रांचेस हैं। ये आपने याद रखनी है बात, डिसिप्लिन्स या ब्रांचेस ऑफ साइंस। डिसिप्लिन्स भी आ सकता है, ब्रांचेस भी आ सकता है। डिसिप्लिन्स या ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया साइंस को 19th सेंचुरी में। जब 19वीं सदी आई और इंसान के नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, उस वक्त 5 डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया। अब इन डिसिप्लिन्स को 1 बाय 1 जो है डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 5 डिसिप्लिन्स हैं ये बेसिकली क्या हैं। तो वो इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं एक दफ़ा और फिर आपको 1 बाय 1 इन डिसिप्लिन्स के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज देते हैं और फिर फिज़िक्स को एक्सप्लेन लास्ट में करेंगे हम। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात कर लें तो केमिस्ट्री बेसिकली आपके पास जो होगी ये लिविंग थिंग्स से रिलेटेड तो नहीं होगी, क्योंकि हम फिज़िकल साइंसेस की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली जो 5 डिसिप्लिन है ना साइंस में, ये फिज़िकल साइंसेस में है। साइंस की 2 ब्रांचेस थी, ये उस फिज़िकल साइंस वाली ब्रांच को 5 डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया। ये आपने याद रखना है। बायोलॉजिकल साइंस हमारा केस ही नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। वो बायोलॉजिकल साइंसेस जानदार चीज़ों के बारे में, हम सिर्फ बेजान चीज़ों की साइंस के बारे में ये 5 डिसिप्लिन डिस्कस करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि ये सारी जो 5 ब्रांचेस डिस्कस करूँगा ये फिज़िकल साइंसेस में आती है। फिज़िकल साइंसेस, ये फिज़िकल साइंसेस की 5 ब्रांचेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले डियर फ्रेंड्स केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों की डिस्कशन इसमें हम करते हैं। नॉर्मली एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें आम आंखों से नज़र भी नहीं आते। विच वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आई, इसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, ये इतने छोटे होते हैं। इनको आम आंख से यानी कि नॉर्मल आंख से देखना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे, ये आम आंख से नहीं देख सकते, इसको हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगली ब्रांच आएगी जियोलॉजी। जियोलॉजी तो आप वैसे पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है आपने। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन के बारे में स्टडी करना, ये जियोलॉजी होता है। ज़मीन की स्टडी या ज़मीन की तालीम, ज़मीन का मुतालिया। ज़मीन का मुतालिया से ही इसका जो है ना मीनिंग होगा, ज़मीन का मुतालिया।
फिर उसके बाद तीसरी ब्रांच आ जाएं, तो तीसरी ब्रांच में माय क्यूरियस फेलोज़ हमारे पास होती है मेट्रोलॉजी। हम फिज़िक्स को इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेट्रोलॉजी ये आपके पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टार्स होते हैं इनके बारे में स्टडी करना और ये मौसम के बारे में बताना, वेदर प्रेडिक्शंस वगैरह इसमें होती है मेट्रोलॉजी में। ये मौसम के हालात वगैरह जो हैं और एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, इन चीज़ों को मेट्रोलॉजी में करते हैं। फिर उसके बाद फोर ब्रांच माय क्यूरियस फेलोज़ जो आपके पास यहाँ पे है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हमारे पास जो होती है ये बेसिकली दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे सितारों और खला में मौजूद चीज़ों जो ज़मीन से बहुत दूर हैं उनके बारे में डिस्कशन करना, ये हमारे पास मेट्रोलॉजी में आती है। यानी कि स्पेस की रिसर्च, स्पेस के बारे में पढ़ना, स्पेस जो ज़मीन से दूर स्पेस है इसके बारे में पढ़ना एस्ट्रोनॉमी में आता है। खैर ये चार ब्रांचेस थी, इसको आप देख लें। अब हम फिज़िक्स की तरफ आते हैं जो कि फ़िज़िकल ब्रांच, साइंसिस की एक ब्रांच है फ़िज़िक्स, और यही हमारा सब्जेक्ट है। तो ये सारी डिस्कशन करने के बाद आफ्टर ऑल हम अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट और जो हमने इस साल 9th क्लास में पढ़ना है उसकी तरफ आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स बेसिकली एक ऐसी फ़िज़िकल साइंसिस की ब्रांच है, ये बेसिकली फ़िज़िकल साइंसिस की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें मादा यानी कि मैटर, एनर्जी यानी कि ताकत, और इंट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी कि इधर मैं अगर लिख दूँ मैटर का लफ्ज़, एनर्जी, और इन दोनों की इंट्रैक्शन से जो चीज़ें वजूद में आती हैं, ये बेसिकली फ़िज़िक्स की स्टडी है। कि आप मादे के बारे में पढ़ें, आप एनर्जी के बारे में पढ़ें और उसकी इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ें, ये फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है? इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब मैटर क्या होता है? आप सबको पता है मैटर यानी कि मादा क्या होता है? ईच एंड एवरीथिंग which occupy space and have some mass called matter। यानी कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और वो जगह घेर रही हो वो मैटर होता है। लाइक टेबल्स, ये आपके इर्द गिर्द नॉर्मली आप चीज़ें देखते हैं, चेयर्स, इवन के ह्यूमन, इंसान खुद भी एक मैटर है। तो ये मैटर की कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें सिर्फ ये सॉलिड चीज़ें ही नहीं होती बल्कि गैस भी हो सकती है, एयर भी मैटर है। इसके अलावा लिक्विड वाटर भी मैटर है। यानी कि मैटर की तीन हालतें आपने पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड फोर्थ स्टेट इज़ द प्लाज्मा। तो मैटर डिस्कस करने के बाद हम एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी क्या होती है जी? एनर्जी बेसिकली आप सबको पता है कि ताकत को कहते हैं या काम करने की सलाहियत को कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। कि ये एनर्जी हो तो हम कोई काम कर सकते हैं, एनर्जी ना हो तो काम नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इनके पास एनर्जी होगी तो ये कुछ काम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, खाएंगे, बोलेंगे या घूमेंगे, कुछ भी करना है ना तो एनर्जी चाहिए। अब मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन का क्या मतलब है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को एट द एंड ऑफ द डे तक भी नहीं पता चलता कि इंट्रैक्शन का बेसिकली मतलब क्या है। क्या ये मादा और एनर्जी आपस में मिलकर कोई नई चीज़ बनाते हैं? ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स देखें, आपके घर में फ़ैन है, फ़ैन चलता है। फ़ैन क्या है? एक मैटर है, मादा है, जगह घेर रहा है और उसका कोई वज़न है, तो वो क्या होगा? मादा। आप उसको एनर्जी देते हैं, बिजली देते हैं, बिजली एनर्जी की एक शक्ल है। आप उसको बिजली देंगे तो वो चलेगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ है? इंट्रैक्शन। किन दो चीज़ों की? फ़ैन जमा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। और फ़ैन क्या है? मैटर है। मैटर और एनर्जी जब मिले हैं तो क्या बना है? फ़ैन ने घूमना शुरू कर दिया है, फ़ैन रोटेशन होनी शुरू हो गई है।
तो बेसिकली इसको बताने का क्या मकसद है कि जब भी मादा और एनर्जी मिलते हैं तब ही कोई फिजिकल फिनोमिना परफॉर्म होता है, अदरवाइज एक मादा पड़ा है वो पड़ा ही रहता है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा, कोई नुकसान नहीं देगा। अगर उसके साथ एनर्जी इंटरेक्ट करेगी तो वो तब कोई अमली काम आपको करके देगा, प्रैक्टिकल वर्क करके देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास इंटरेक्शन के बारे में, असल में स्टडी जो है इंटरेक्शन के बारे में हम करेंगे फिज़िक्स में। तो ये फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट क्लास में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में, ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 1 का। ये आपको पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स का बेसिकली टॉपिक है और इसमें ये चैप्टर नंबर 1 का आपका फर्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे थे। ये फर्स्ट लेक्चर था और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस क्या हैं, फ़िज़िक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसके हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो आज मैंने लेक्चर पढ़ा है इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, किसी को किसी किस्म का इशू हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना यहाँ पे दिया है 03060948 तो इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी अपनी क्वेरीज़ जो होंगी वो मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।